Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is the second part of Magnetism and Matter Physics Revision Crash Course. And before I start this video, please hit the like button and also drop a comment in comment section. And if you are new on this channel, then please consider subscribing. Now, if you are a NEET 2021 aspirant and you are planning to skip this video, then let me tell you one thing. It's around 2:20 a.m. and still I am making this video right now. If I can take this much pain for you, then you can't watch a single video for yourself. You only have to do is watch this video till last, and after watching this video, solve previous year question. सो पार्ट वन में हम लोगों ने जो चीज़ें कवर की थी वो मेनली क्या था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मतलब फार्मूला बेस्ड एस्पेक्ट्स पे था, ठीक है ना। अब जो हम लोग पार्ट टू में करेंगे वो मेनली थ्योरेटिकल होगा। इसमें कुछ फार्मूलाज भी होंगे, लेकिन मेनली क्या होगा कि पार्ट टू में हम लोग थ्योरी करेंगे, जैसे कि बार मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब जो चीज़ें हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती है वो हम लोग पार्ट टू में कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला चीज़ जो है हमारा है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है कि कोई भी, मतलब बार मैग्नेट हम सब जानते हैं कि बार मैग्नेट है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक बार मैग्नेट है। तो कोई भी बार मैग्नेट में क्या होता है, दो चीज़ें होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसको प्लस एम करेंगे और ये क्या है, माइनस एन है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बीच का सेपरेशन होता है वो कुछ डिस्टेंस होगा, जो उसको लेंथ एल कहते हैं। तो एम क्या हमारा पोल स्ट्रेंथ है। कोई भी जो हमारा जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट होता है उसका दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो पोल का जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कहें हम लोग, एम है वो। तो एम क्या है हमारा पोल स्ट्रेंथ, एल क्या है, सेपरेशन बिटवीन द पोल, सेपरेशन बिटवीन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा हमारा एम डॉट एल, वेयर एम इज द क्या, पोल स्ट्रेंथ है, और एल क्या है हमारा है, सेपरेशन बिटवीन द पोल। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी बार मैग्नेट इज एम डॉट एल। डायरेक्शन ऑफ एम इज ऑलवेज इज अलोंग साउथ टू नॉर्थ पोल। ये हमारा हमेशा क्या होगा, साउथ से नॉर्थ पोल की तरह इसका डायरेक्शन होगा। ओके, अब देखो, अब क्या है कि अगर हम लोग इस बार मैग्नेट की जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, एम डॉट एल है। अब दो चीज़ है, या तो हम लोग कटिंग ऑफ बार मैग्नेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से काट सकते हैं। एक तो है कि हम लोग परपेंडिकुलर अलोंग द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। आप दूसरा क्या है, अलोंग द लेंथ। ये हम लोग पहला क्या कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, ये लेंथ के परपेंडिकुलर हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला केस है हमारा। और जो दूसरा केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ कर रहे हैं, जो लेंथ है उसी के अलोंग में कटिंग कर रहे हैं। तो दो केस यहाँ पे बन गया। तो पहला केस में क्या होगा कि हम लोग अगर परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर हम लोग कट कर रहे हैं तो क्या होगा कि लेंथ को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, L/2, बट जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है हमारा है, एम हो गया। ये पोल स्ट्रेंथ हमारा क्या है, एम है, और ये हमारा क्या लेंथ क्या हो गया, L/2, लेंथ L/2 हो गया। तो हमारा जो अगर इसी फार्मूला में m जो क्या है हमारा पोल स्ट्रेंथ है और लेंथ क्या है, अगर लेंथ की जगह पे L/2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा m/2 एंड m/2। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि अलोंग द लेंथ अगर हम लोग कट करते हैं, अलोंग द लेंथ कट करने पे क्या होता है कि लेंथ तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे m लिखा हुआ बट हमारा जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो हाफ हो जाता है। सो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना तुम लोग। यहाँ पे जो m होगा यहाँ वाले केस में वो m हमारा हो जाएगा m/2, क्योंकि अगर हम लोग इसको कट कर देंगे तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर m को m/2 कर दिया और लेंथ l ही रहा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, m/2। तो दोनों केस में अगर अलोंग द लेंथ करते हैं फिर भी m/2 आ रहा है, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ करते हैं फिर भी क्या हमारा हो जा रहा है, m/2 ही हो रहा है। सो ये हो गया कटिंग ऑफ द बार मैग्नेट। अब एक केस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक केस की है कि हमारी ये बार मैग्नेट है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसे अगर ये बार मैग्नेट है हमारा, इसको ऐसे अगर हम लोग ट्विस्ट करके इसको इस शेप में ला देते हैं तो क्या हमारा होगा। इस चीज़ के लिए करना क्या है, फिर से m डैश हमारा न्यू मैग्नेटिक डाइपोल निकालना है। तो m क्या है हमारा, ये क्या है इसका पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने अलोंग द लेंथ तो कट ही नहीं किया, तो ये m का m ही रहा, बट वो जो सेपरेशन d हो रहा है ये चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा क्या बन रहा है, सर्कमफ्रेंस, हेमिस्फीयर, ये हाफ ऑफ सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है किसी भी 2πr, तो इसका क्या हो जाएगा पाई r इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा l, और यहाँ पे l क्या है, ये d है, मतलब ये r यहाँ पे d है। तो यहाँ पे जो r हमारा क्या बनेगा, पाई डी, क्योंकि ये d है, डायमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 2l/π, और यहाँ पे r क्या था हमारा, पाई
आर इक्वल टू, एक सेकेंड मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, पाई डॉट आर इक्वल टू लेंथ, क्योंकि लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रहा है। ये जो पाई आर है, पाई आर 2 पाई आर होता था, तो क्योंकि आधा है इसलिए पाई आर इक्वल टू एल, क्योंकि तो लेंथ सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होगा, एल बाई पाई, ठीक है। और क्योंकि ये डी क्या है, डायमीटर, तो रेडियस इंटू 2, तो 2l बाई पाई। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पुट करना है, एम का एम, और यहाँ पे जो डी है उसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर दिए 2l बाई पाई, तो हमारा एम डैश क्या हो गया, 2m बाई पाई। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो कोई भी बार मैग्नेट है उसको किसी भी शेप में देंगे तो हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो तो चेंज होगा नहीं। क्या चेंज होगा, सेपरेशन। तो सेपरेशन निकालने का कोई टेक्निक लगाएंगे, जुगाड़ टेक्निक लगाएंगे, सेपरेशन निकाल के फिर नया क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल उसका निकाल के दे देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हमारा मैग्नेटिक ये बार मैग्नेट है। तो इसमें से जो नॉर्थ पोल से क्या होता है, हमारा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलते हैं और साउथ पोल में इंटर कर जाते हैं, क्लोज लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में निकला। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है एक बार इसको, अगर दो M1 और M2, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डाइपोल, अगर दो मैग्नेटिक डाइपोल किसी आर पे रखा हुआ तो दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो उस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा कांस्टेंट था, और M1 M2 बाई आर का स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू, ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, लेकिन इसलिए मैं, क्योंकि ये नोटबुक में है, नोट्स में था, तो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इससे भी आ जाए, इसलिए मैं इसको भी करवा दे रहा हूँ। अगर कोई बार मैग्नेट को हम लोग रखे हुए हैं, ये वाला जो केस है, अगर किसी बार मैग्नेट को रखे हुए हैं, तो अलोंग द एक्सिस, मतलब कि अगर ये जो इसी डायरेक्शन में अगर एक्स में चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा बी का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का, बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब, अगर सेम डायरेक्शन में चले तो। लेकिन अगर परपेंडिकुलर जाते हैं, जो परपेंडिकुलर जाएंगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई वाई क्यू, वाई यहाँ पे वाई क्या है, डिस्टेंस किसी पॉइंट का, एक्स क्या है, ये भी डिस्टेंस है। बस यही कि ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये वाला केस हम लोग डाइपोल भी देखते हैं, अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इक्वेटोरियल पोजिशंस एंड, तो क्या है यहाँ पे डबल होता है 2m बाई एक्स क्यू, यहाँ पे क्या है m बाई वाई क्यू। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको हाईलाइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी भूल जाओ लेकिन इसको याद रखना। ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चीज को अच्छे से समझो, एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको हम लोगों ने कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड इसी रूम में क्या है, यूनिफॉर्म है, इसमें हम लोगों ने कहा किस चीज को रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल को रखा है। तब क्या होगा, अगर मैग्नेटिक डाइपोल को यहाँ पे रखते हैं तो फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस केस में क्या होगा, जो डाइपोल पे जो फोर्स लेंगे वो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क होगा, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस बी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस m डॉट बी, टॉर्क m क्रॉस बी। फोर्स हमेशा जीरो होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पे एक ही चीज एक्स्ट्रा ऐड हुआ, वो है टाइम पीरियड। अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टाइम पीरियड से ऑक्सीलेट करेगा, उसमें ऑक्सीलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई I बाई mb। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका। I बाई m डॉट बी, यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट, और b क्या है हमारा, यहाँ पे b क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I बाई mb इसका फॉर्मूला है, जो तुमको किसी भी हालत में याद रहना चाहिए फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर I बाई एम बी। इसको याद कर लेना, इस पे क्वेश्चन भी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो। अब है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो होता है हमेशा। एंड इट सो द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमेशा अगर मैग्नेटिक मोनोपोल कभी नहीं होगा, जब भी होगा अगर
अब मान लो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल ये है और इसका साउथ पोल ये है, अगर इस मैग्नेट को मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा तो इसका दूसरा पार्ट, ये कोई भी मैग्नेट का छोटा से छोटा भी पार्ट रहेगा तो उसमें दो पोल रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा। इसको मैं ब्रेक किया तो ये वाला नॉर्थ बन गया, ये वाला साउथ, फिर से ब्रेक करूंगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म का। अर्थ मैग्नेट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। अर्थ मैग्नेटिज्म देखो, हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है। तो दो तरह के एक्सिस होते हैं अर्थ के पास, ठीक है। एक तो है ज्योग्राफिकल एक्सिस और दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, जियो मैग्नेटिक। एक है जियो ज्योग्राफिकल एक्सिस, एक है जियो मैग्नेटिक एक्सिस। तो दो तरह के एक्सिस हमारे पास। ये जो अर्थ मूव कर रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। लेकिन एक है हमारा क्या कि जियो मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या हो गया हमारा जियो मैग्नेटिक एक्सिस। तो दो तरह के एक्सिस है अर्थ के पास, एक जियोग्राफिकल एक जियो मैग्नेटिक। अब इतना समझ के आप बात करते हैं इसी का डिफिनेशन लिखा हुआ। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। इट इज एन इमेजिनरी वर्टिकल सरफेस पासिंग थ्रू द जियो मैग्नेटिक एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज एन जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी वर्टिकल सरफेस पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। किसी भी अर्थ सरफेस के पॉइंट पे ये पास करेगा। अब एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एट एनी पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट स्टे इन मैग्नेटिक मीडियम। अगर किसी भी, इस लाइन का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, अगर मतलब ये फ्री टू मूव है, इसको मैं अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके, मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके ये स्टे करेगा। और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है, एंगल बिटवीन द, ये हमारा है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये है हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है, जियोग्राफिकल एक्सिस एंड जियो मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज थीटा। ये जो हमारा एंगल है, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा एंगल है इस दोनों एक्सिस के बीच में, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब बात करेंगे एंगल ऑफ डिप क्या होता है। सो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप क्या होता है। मान लो कि मैंने अभी जस्ट बोला था कि अगर इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये कहाँ पे जाके स्टेट करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में। लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन में भी कुछ एंगल बना के करेगा, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल रहे। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन का ये हमारा एक्सिस है और उसमें भी ये क्या क्या कुछ एंगल बना लिया, जैसे कि तुम इस फिगर में देख रहे होगे। ओके, अगर ये तुम फिगर में देखोगे तो ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो हमारा सस्पेंडेड मैग्नेट है ये कहाँ, किसमें स्टे करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में स्टे किया। ये हमारा जो ये डेल्टा का साइन ये क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ये हमारा है। अब क्या है कि ये जो हमारा जो ये नीडल था, ये जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट था, ये कुछ थीटा बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल से, जो मैग्नेटिक मेरिडियन में ये क्या बना रहा है, कुछ थीटा बना रहा है। ये जो थीटा बना रहा है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है कि जो हमारा मैग्नेट है वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन में से के हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ थीटा एंगल बनाता है, उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप करते हैं। जैसे कि अब तुम यहाँ पे देखो इसको, इस चीज को देखो, ये हमारा क्या, ये थीटा बनाएगा तो बी क्या है, बी का कॉस थीटा हो गया इधर कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला क्या हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा। तो ये एंगल निकाला तो एंगल क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू वी वी बाई वी एच। जस्ट दोनों को डिवाइड किए वी वी और वी एच को, तो हमारा tan थीटा आ गया। तो tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स वी वी बाई एच, वी वी बाई VH, VV is the vertical component, VH is the horizontal component। यही है हमारा एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप हो गया। और यहाँ पे दो चीज है, एट द पोल, पोल पे क्या होता है, बी हॉरिजॉन्टल हमारा 0 होता है, तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, सॉरी पोल पे क्या होता है हमारा, बी हॉरिजॉन्टल 0 होता है। उसी tan थीटा में अगर tan थीटा की वैल्यू क्या थी, वी वी बाई, tan थीटा इक्वल टू क्या था हमारा, बी
वी बाई बी एच था। अब क्या है, पोल पे क्या होता है, बी एच क्या होता है हमारा 0। तो अगर इसी tan थीटा में अगर बी एच 0 डिनोमिनेटर 0 डालेंगे तो ये tan थीटा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी हो जा रहा है। इक्वेटर पे क्या होता है, वी वर्टिकल होता है, इसलिए थीटा 0 होता है। अब एक बात है अपैरेंट डिप, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। अपैरेंट डिप क्या होता है कि मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन से भी हम लोग कोई सेकेंडरी प्लेन ले रहे हैं, कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था जिसमें स्टे करता था, लेकिन नहीं, एक सेकेंडरी प्लेन ले रहे हैं जिसमें स्टे है हमारा मैग्नेटिक, जिसमें हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट स्टे किया है, ठीक है। तो उस सेकेंडरी प्लेन में क्या होगा, एंगल ऑफ डिप, जिसको अपैरेंट डिप कहते हैं। तो ये अपैरेंट डिप का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियम बाई कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, जो हमारा सेकेंडरी प्लेन है उसका एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियम से। ये जो फाई है हमारा क्या है, सेकेंडरी प्लेन का क्या है, एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियम से। सो ये हमारा हो गया अपैरेंट डिप। अब हमारा जो तीसरा चीज है, जो हमारा नेक्स्ट है, वो है रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो रिलेशन है हमारा, इसको तुम एज इट इज याद कर लो, कुछ नहीं करना है, इसको तुम एज इट इज जैसे है वैसे याद कर लो कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक। इसको तुम बस ऐसे याद कर लो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। काई के वैल्यू दे सकते हैं तो म्यू आर का पूछ सकते हैं, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई तुम एज इट इज याद कर लो। ओके आप बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल कितना टाइप का होता है। मैग्नेटिक मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट वन इज द फेरोमैग्नेटिक, द सेकेंड वन इज द डायमैग्नेटिक, द थर्ड वन इज द पैरामैग्नेटिक। ओके फेरोमैग्नेटिक, इट इज द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा फेरोमैग्नेटिक जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। हमारा आयरन जो है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। कोबाल्ट क्या होता है, उस वैसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है उसको हम लोगों ने पहला कैटेगरी फेरोमैग्नेटिक में डाला है। इसका जो काई होता है वो पॉजिटिव होता है, लार्ज होता है। म्यू आर क्या होता है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि म्यू आर इक्वल टू क्या हो रहा था, 1 प्लस काई। ये काई क्या है हमारा, बहुत पॉजिटिव है और लार्ज है, तो म्यू आर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। तो म्यू आर क्या होता है हमारा, लार्ज होता है। अब जो दूसरा कैटेगरी में इसका जो ग्राफ बनेगा आई और एच का क्या होगा, पॉजिटिव एंड चेंजिंग। पॉजिटिव एंड चेंजिंग इसकी जो ग्राफ बनेगी आई और एच की। अब जो दूसरा है हमारा है पैरामैग्नेटिक, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्ट होता है, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है वो क्या था, स्ट्रांगली था। पैरामैग्नेटिक क्या है, वीकली है। इसमें आता है एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, ईटीसी। सो ये देखो वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, ये वीकली अट्रैक्ट होकर पैरा। इसमें भी काई जो है पॉजिटिव है, लार्ज है, लेकिन मतलब उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा लार्ज था, इसमें कम लार्ज है। इसमें कॉन्स्टेंट होता, उसमें चेंजिंग था। इसमें जो क्या है पॉजिटिव एंड चेंजिंग है, बट पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पॉजिटिव तो होता है बट कॉन्स्टेंट होता है। देखो ये क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो इसकी कर्व कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। और किसकी ग्राफ, अब जो तीसरा कैटेगरी है, अब जो तीसरा चीज है वो हमारा है डायामैग्नेटिक। ये जो डायामैग्नेटिक, ये तो तीसरा हमारा है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या करता है, इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, रिपेल होता है। इसमें आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्लास। तो रिपेल हो रहा है, ये जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है। काई इस केस में नेगेटिव होता है। म्यू आर जो है 1 से 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। इसमें जो इसकी गर्भ बनती है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ये इधर आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्यूरीज लॉ का। तो क्यूरीज लॉ क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और यहाँ पे इस इनवर्स
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट ला रहे हैं, उसको सी कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। तो एज टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज देन एट सर्टेन टेम्परेचर स्टार्ट बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक, दिस पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्यूरी लॉ में क्या कहा गया हमारा कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और जैसे जैसे अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसके जैसा बिहेव करने लगता है, पैरामैग्नेटिक जैसा, उसी को हम लोग कहते हैं क्यूरीज टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, अब पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक का ये कर्व है तो इंपॉर्टेंट है, देख लो, एक का इक्वल टू टी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया। अब फेरोमैग्नेटिक में ये टी सी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करने लगेगा तो का इक्वल टू सी टी माइनस टी सी। अब हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस किसमें शो होता है, ये फेरोमैग्नेटिक में होता है, ये शो ये हमारा क्या है, हिस्टेरेसिस कर्व है जो बी और एस के बीच में होता है। इसमें जो दो चीज होता है, एक होता है रिटेंटिविटी और एक होता है कोएर्सिविटी, ओबी। ये हमारा जो ओबी पॉइंट है ये क्या होता है, ये रिटेंटिविटी को दिखाता है, रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देखो जैसे कि क्या होता है कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को, जैसे कि आयरन को तुम रखे हुए हो, आयरन को अगर हम लोग किसी मैग्नेट से बहुत एक तरह चिपका के रखते हैं और फिर मैग्नेट को हम लोग हटा देते हैं तो आयरन भी हमारा कुछ देर के लिए क्या करने लगता है, मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है ना, उसी को कहते हैं रिटेंटिविटी। जो रिटेंशन का प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर आ जाता है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दे रहे हैं फिर भी वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट के जैसा। ओसी होता है कोएर्सिविटी, जो रिक्वायर्ड फील्ड होता है, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो उसको रिटेंशन, मतलब उसमें जो रिटेंटिविटी का प्रॉपर्टी है उसको लाने के लिए कितना रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए उसको ओसी कहते हैं। तो ये हमारा ओसी होता है कोएर्सिविटी और ये ओबी हमारा क्या है, रिटेंटिविटी। और हिस्टेरेसिस कर्व होता है जो एरिया इसके अंदर अंडर जो होता है हिस्टेरेसिस कर्व को, हमारा हिस्टेरेसिस लॉस को बताता है। तो अब आप ये चीज कवर हो गया। अब एक गोल्डन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम लोग को परमानेंट मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट क्या मतलब क्या है कि दो तरह के मैग्नेट होते हैं ना, एक होते हैं जैसे कि एक होते हैं हमारा कि परमानेंट मैग्नेट, एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है तो उसमें किस टाइप के मटेरियल से बनेगा, जिस मटेरियल के पास क्या होगा, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। ये एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि स्टील इज यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है, इसको इस परमानेंट मैग्नेट कहने का मतलब क्या है, उस मटेरियल से हम लोगों को कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करना है। तो उसको कैसे मटेरियल चाहिए, जिसका हाई रिटेंटिविटी हो और कोएर्सिविटी भी हाई हो, ऐसा यूज होता है। जैसे कि स्टील यूज करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट के लिए। लेकिन अब जो दूसरा चीज है हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल। देखो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, हमारा लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी यूज होता है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर कोई ट्रेन है जो मैग्नेट से ही चलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, अगर हम लोग ऐसा मटेरियल यूज कर दिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट हटाने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह गया तो ट्रेन रुकेगा ही नहीं, फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वैसा सब्सटेंस को हम लोग यूज करते हैं जिसमें रिटेंटिविटी कम हो, जो जैसा ही अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटाए तो उसका भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाए। तो लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। परमानेंट मैग्नेट में हाई चाहिए, जैसे कि स्टील, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है सॉफ्ट आयरन चाहिए होता है, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट 2 था। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इसको सारा रिवाइज करो, इसके सारे नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड यार प्लीज इतना तो कर सकते हो ना कि कमेंट कर सकते हो। व्यूज बहुत कम रहते, 50-60 रहते, तो एटलीस्ट 30-40 पे तो कमेंट रहना चाहिए ना। कमेंट तुम लोग नहीं करते हो, तो प्लीज कमेंट करा करो। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम का लिंक तुमको मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम पे इसका नोट्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, सो जाके वहाँ से नोट्स तुम डाउनलोड कर लो एंड 1-2 बार इसको पढ़ो और प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।